हम एक ऐसे पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे जहाँ हर तरफ सब्जा ही सब्जा और खूबसूरत नज़ारे आंखों को फरहत बख्शते थे। फलों के बागात, नदी नाले, बहते हुए झरने और रंग बिरंगे चहकते परिंदे, सारी खुदा की नेमतें हमको मुयस्सर थी, जिन्हें देखने और उनसे लुत्फ अंदोज होने को दूर दराज से लोग आते थे और चंद दिन रहकर चले जाते थे। लेकिन इस कश्मीर जन्नत नज़ीर में अल्लाह ताला ने हमारे लिए नस्लों से क़याम का बंदोबस्त किया हुआ था। वालिद साहिब की मलकियत एक छोटा सा बाग था। सेब और खुबानी की फसल होती तो उनकी फ़रोख्त से हमारा गुजारा हो जाता। बाबा डाक के महकमे में मुलाजिम थे। रिटायर हुए तो कुछ रकम हाथ आई। उन्होंने बाग से मुत्तसिल अपनी ज़मीन पर एक छोटा सा कॉलेज बनवा लिया। ये झील के करीब वाक़ था और बाबा ने इसको तिजारती नुक्ता नज़र से बनवाया था। इसको हम रेस्ट हाउस का नाम दे सकते हैं या फिर मकामी ज़बान में सराय घर कह लें। इस छोटे से बंगले में अक्सर सयाह आकर ठहरते थे। कभी कभार गैर मुल्की सयाह भी आ जाते तो हमको ज़्यादा किराया मिल जाता, वरना अक्सर मकामी शहरी जो सैरो तफरी की गरज से आते 2-4 रोज़ के लिए इसे किराए पर ले लेते थे। हमारा ये कॉलेज, जिसका नाम जन्नत नज़ीर था, ऐसी जगह वाक़ था कि यहाँ से नीचे वादी का नज़ारा भी किया जा सकता था। तभी सारे इलाके में जन्नत नज़ीर की बड़ी शोहरत थी। जो कोई सयाह बाहर से आता और बाजार में किसी से अच्छे रेस्ट हाउस का पता पूछता, सभी हमारे जन्नत नज़ीर कार इसको समझा देते कि इस इलाके में इससे ज़्यादा खूबसूरत और आरामदेह क़यामगाह और कोई नहीं। जन्नत नज़ीर को ये शर्फ भी हासिल था कि यहाँ अक्सर नौब्याहता जूड़े आकर ठहरते थे, जो वादी में हनीमून मनाने की गरज से आते थे। मेरे बाबाला भी नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मुनासिब किराया रखा हुआ था और हमारी सर्विस भी उम्दा होती थी। अगर क़याम करने वाले खाना हमसे पकवाते तो फिर उनको इसके लिए अलहदा रकम अदा करना पड़ती थी। इस कॉलेज से हमको इतनी आमदनी हो जाती कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाता। ये हमारी खुशकिस्मती कि हमारा ये रेस्ट हाउस सर्दियों गर्मियों कभी खाली ना रहता। एक मुसाफिर खाली करता तो 2-4 रोज़ बाद कोई दूसरा आ जाता। कहते हैं ना, इंसान का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। रोज़ी रोटी जो नसीब की होती है, बंदे को हर हाल में मिल ही जाती है। मेरी कोई बहन भाई ना था। बूढ़ होती तो कॉलेज की सफाई सुथराई में मशगूल हो जाती, इसको शीशे की तरह चमकाती थी। बाबा के इंतकाल के बाद इस रेस्ट हाउस जन्नत नज़ीर की जिम्मेदारी हम बेटी पर पहले तो मुसाफिरों की सब देखभाल बाबा ही करते थे। उनके बाद उम्मी ने अपने भाई के बेटे अब्दुर्रहमान को बिलवा लिया, क्योंकि वो मीर उमंतर भी था। उम्मी समझती थी बाद में भी ये काम इसको ही संभालना है। अब्दुर्रहमान 6 जमात पास था और बहुत सीधा सादा इंसान था। मैं उसकी मंगेतर थी। बाबा के बाद वो अब हमारे ही घर में रहता था, लेकिन कभी मुझसे कोई नाज़ेबा बात नहीं करता था। अम्मी को इस पर बहुत भरोसा था। वो एक शरीफ लड़का था। मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। जो कुछ पढ़ना लिखना सीखा, अपने बाबा से सीखा था। मैं वादी की सादा लो लड़का थी जिसने कभी शहर नहीं देखा था, लेकिन जन्नत नज़ीर की वजह से हमारा वास्ता हर शहर के लोगों से ही पड़ता था। उम्मी के ज़िम्मे जन्नत नज़ीर की सफाई नहीं थी, ये काम मैं ही करती थी। अम्मा तो बस खाना पकाना करती थी, बाकी बाहर के उमूर अब्दुर्रहमान संभालता। बाग की देखभाल भी वही करता और फल फ्रूट आरती के हवाले कर आता। सयाहों से किराए का लेनदीन हिसाब किताब वालिदा ने इसके सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। एक बार हमारे रेस्ट हाउस में एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर ठहरा। ये दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत और हंसमुख थे। दुल्हन का नाम शबनम था। वो अक्सर मुझे बिलाकर बातें करती, कहती, मरियम, तुम कितनी खुश नसीब हो कि जो ऐसी जगह पर रहती हो। चारों तरफ पहाड़, झरने, वादियाँ, ऊंचे ऊंचे दरख्त और खूबसूरत नज़ारे। वाकई यहाँ का हसन बेनज़ीर है। सुबह शाम तुम उन खूबसूरत नज़ारों को देखती हो और हमको देखो कि कितना सफ़र करके और कितना रुपया खर्च करके यहाँ सिर्फ चंद दिन के लिए आए हैं, सिर्फ इस हुसैन मकाम को देखने के लिए। लेकिन मैं शहर वालों ही को खुशकिस्मत समझती और शबनम को, जो हर रोज़ नया और कीमती लिबास पहनती और अपने खूबर व अमीर शौहर के साथ सैर व तफरी को निकल जाती जैसे कि उनको कोई गम ही ना हो। दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम, हंसते मुस्कुराते रहते।
मैं इनको मसरूर व मगन देख कर सोचती, असल में तो यही ज़िंदगी है और मेरी भी क्या ज़िंदगी होगी अब्दुर्रहमान के साथ, जैसी अब है बस वैसी ही रहेगी। ना दौलत की रेलपेल होगी और ना अच्छे कपड़े होंगे, ना शहरी ज़िंदगी के मज़े। मुझे शहरी ज़िंदगी और शहरी लोग अच्छे लगते थे जो हर वक्त घूमते फिरते सैर व तफरी करते रहते थे, और मेरे शादी के बाद मुझे तो इसी अपनी लकड़ी की कुटिया में ही रहना था और इसी तरह हमारे कॉलेज में आकर ठहरने वालों की खिदमत करना थी, उनका ख्याल करना, उनके लिए चाय बनाना और उनके झूठे बर्तन धोना जब सूरज गुरूब होने लगता और उसकी किरणें चिनार के दरख्तों को आग सी लगा देती तो शबनम अपने दूल्हा के साथ पहाड़ के दीमैन में इस खूबसूरत मंजर का नज़ारा करने निकल जाती। तब मैं इस जोड़े को बहुत रश्क भरी नज़रों से देखती थी। ये वक्त मेरे लिए खाना बनाने का होता। गीली लकड़ियों को फूंके मारते मारते थक जाती तो कड़वे धुएं से जलती आंखों को सेंकती घर से बाहर निकल आती कि मेरा दम घट रहा होता। तब मैं सोचती, काश मुझको हर वक्त ये गीली लकड़ियां ना फूंकनी पड़ी तो कितना अच्छा होता। काश कि मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए जैसी कि शबनम की है और इस वक्त बन सावर कर सैर को निकल जाती है। तभी दिल में ख्याल आया कि काश अब्दुल रहमान मेरा मंगेतर ना होता और मेरा जीवन साथी कोई शहरी बाबू होता। दुआ करती, ए अल्लाह, मेरी शादी अब्दुल रहमान से ना हो बल्कि किसी शहरी नौजवान से हो जो खूबसूरत हो और अमीर भी हो। ये लोग कितने तमीज़ वाले होते हैं और अपनी बीवी का भी कितना ख्याल रखते हैं, इसको ऐश कराते हैं। एक दिन अब्दुल रहमान ने मुझसे कहा, मरियम, मुझे चाय तो बना दे। मैंने तरस से जवाब दिया, क्यों भाई, क्यों बना दूं, तो मेरा कौन होता है? वो बोला, अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा, तेरी मेरी शादी हो जाएगी तब पूछना, अभी से क्या बताओ है? इस पर मैं इससे लड़ पड़ी, मुंह धो रख, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैंने जवाब दिया, तो फिर किससे करेगी शादी? ऐसे आदमी से करूंगी जो शहर से आएगा, जैसे हमारे सराय घर में लोग आकर ठहरते हैं, अमीर होते हैं, कितना खर्च करते हैं और उनके लिबास किस कदर अच्छे होते हैं। मैंने तो ये बात ऐसे ही कह दी थी, मगर अब्दुल रहमान के दिल पर नक्श होकर रह गई थी। मुझको देखकर उसकी आंखों में जो कंदीलें रोशन हो जाती थी वो बुझ कर रह गई थी। इसके बाद तो वो बिल्कुल मुर्दा सा और चुप चुप रहने लगा, जैसे सचमुच उसकी और मेरी सगाई टूट गई हो। मैंने इस बात की लेकिन ज़रा भी परवाह न की कि वो मेरी बातों से दाखी रहने लगा है, क्योंकि मेरे ज़हन में तो उन शहरी लोगों का ख्याल बस चुका था कि जो हमारे सराय घर में आकर ठहरते थे। कुछ दिन बाद शबनम और उसका दूल्हा चले गए। जाते हुए मुझको कुछ रकम और तोहफे भी दे गए, क्योंकि मैं शबनम के काम खुश होकर करती। खाना और चाय भी पहुंचाती थी। खाने में जो फरमाइश करती वो पूरी करती। वो मुझसे घुल मिल गई थी और बातें भी करती थी। सुन भी उनके जाने से उदास हो गई थी, और जब वो जा रहे थे आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एक दूसरे को देखकर उनकी आंखों में चमक थी और उनके चेहरों पर मोहब्बत के रंग बिखरे थे। बस ऐसी ही जिंदगी की मुझको भी चाहती। मुझको अब्दुल रहमान जैसा बोनिगा सा जीवन साथी नहीं, बल्कि शबनम के दूल्हा सरफराज जैसा अमीर शहरी नौजवान चाहिए था। बस मीर अज़हन भटक गया और मेरे ख्यालों की उड़ान उन पहाड़ों से भी बुलंद परवाज हो गई। इसी तरह कई नौबयाहता जोड़े हमारे जन्नत नज़ीर कॉलेज में आकर ठहरे और चले गए। सभी हंसते मुस्कुराते, आसूदा हाल, तस्वीरें खिंचवाते, हुसैन सब्ज़ा ज़ारों में घूमते फिरते और मैं उनको देखती रहती बस हैरत भरी निगाहों से। एक बार हमारे सिमराए घर में एक जोड़ा आकर ठहरा। वो भी बड़ा खूबसूरत, शानदार और खुश व खुर्रम था। सफाई करते करते मैंने बातों बातों में इस दुल्हन और उसके दूल्हा का नाम पूछ लिया। मेरा नाम मेहरीन है और मेरे शौहर का नाम सज्जाद है। इसने बताया, तुम मुझको बाजी और उनको भाईजान कह सकती हो। सजदा भी मीर उमंगतर है, जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये दूल्हा बनेगा, तो क्या शादी के बगैर ही? मैं सोचने लगी, हम तो यूं नहीं घूमने फिरने चले आए थे, जब शादी होगी हनीमून मनाने भी यहाँ आएंगी। मैंने गौर से मेहरीन बीबी के चेहरे को देखा, जहां मंगेतर का नाम लेते हुए इसके चेहरे पर हया का कोई फूल नहीं खुला था। आंखों में शर्म की कोई लाली न थी।
मुझे बड़ा अचंभा हुआ। क्या शहर के लोग इस तरह के भी होते हैं? हमारे यहाँ तो लड़कियां शादी के तसव्वुर से ही शर्म व हया से सर नहीं उठात, और ये लोग शादी से पहले ही अपने घर से दूर अकेले रहने को यहाँ आ गए थे। इस वाक़ये के बाद दिल में एक खलिश, एक खुटक सी रहने लगी थी। ये लोग चले गए मगर उनकी हरकतें, उनकी बातें दिल को अफसुर्दा करती रहती थी। सोचती थी काश ये शादी के बाद हमारे मेहमान होते तो अच्छा था। न जाने मैं ऐसा क्यों सोचती थी, शायद इसलिए कि शहरी दूल्हा और दुल्हन का तसव्वुर जो मेरे जहन में था, इस जोड़े के रहन सहन ने इसको मजरू कर दिया था। चंद दिनों बाद हमारे सराय घर में एक और जोड़ा आकर ठहरा जो खूबसूरत और अमीर होने के अलावा बहुत जिंदा दिल भी था। लड़की सांवली सी थी और अपने मर्द से कम खूबसूरत थी। मैं कमरे की सफाई करने गई तो बहुत अखलाक से पेश आए। मुझसे इतनी खुश दिली से बातें की कि मैं उसकी गिरविदा हो गई। इसका नाम मारिया था। मैंने अपने बाग की कुछ खूबानियां टोकरी में भरकर उसको दें तो बहुत खुश हुई। कहने लगी, शहरी लोग छोटे दिल के होते हैं और तुम वादी के लोग किस कदर बड़े दिल के होते हो। तुम शहर से दूर रहती हो ना? फिर पूछा, तुमको शहरी लोग कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, मैं तो शादी किसी शहरी लड़के से करूंगी। कैसा शहरी लड़का तुमको पसंद है? मैंने कहा, आपके दूल्हा जैसा होना चाहिए। इस पर खूब हंसी और अपने दूल्हा को आवाज में देने लगी कि रमीज, यूं देखो कि ये लड़की क्या कह रही है। कहती है कि ये तुम जैसे शहरी बाबू से शादी करेगी। ये बात मारिया ने तो मजाक में और मैंने मासूमियत से कही थी, मगर इस आदमी ने मासूमियत से नहीं सुनी बल्कि तेज और छठी आंखों से मुझको देखा कि मुझे पसीना आ गया और मैं वहां से भाग आई। इस दिन से मुझे रमीज से खौफ आने लगा। अब मैं खाना लेकर जब भी जाती, वो मुझे ऐसी ही नज़रों से देखता कि मैं अंदर से सहम कर रह जाती। एक दिन नाश्ता लेकर गई तो देखा कि रमीज कमरे में मौजूद न था और मारिया बीबी अपने कपड़े समेटकर सूटकेस में रख रही थी। चेहरा आंसू से तर था और लबों की मुस्कुराहट सर्द हो चुकी थी। मैंने जान लिया कि इस लड़की मोहब्बत के शगुफे खिलने से पहले ही खिज़ां रसीदा हो गए हैं। आज वो एक मुरझाई हुई कुल्ली की तरह हो रही थी। मारिया बीबी, आपके दूल्हा कहाँ हैं? नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। आंसू इसके गालों पर बहने लगे। मुझको इशारे से कहा कि तुम जाओ। मैं खामोशी से चली गई। मेरा दिल इसके रोने से बहुत परेशान था। समझी कि दोनों के पेच लड़ाई हो गई है। 2 घंटे बहुत मुश्किल से गुजरे। बर्तन उठाने के बहाने फिर गए। वहां मारिहना थी। रमीज कुर्सी पर बैठा हुआ था। अपने नाश्ता कर लिया, क्या बर्तन उठा लूं? उसने जवाब ना दिया। आपकी बेगम कहाँ है? उसने गुस्ल खाने की तरफ इशारा कर दिया। मैं बर्तन उठाने लगी। इसने उठकर फौर और वाज़े बंद कर दिया। पलटकर देखा, उसके चेहरे पर वहशत थी। मैं डर गई। यूं इस शहरी सांपन ने खामोशी से मुझे डस लिया। उसने मुझे ये ना बताया कि मारिया कॉलेज छोड़कर जा चुकी है। घर आकर मुंह लपेटे पड़ गई। अब्दुर्रहमान आया, पूछा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरा रंग क्यों जर्द हो रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बाहर सांप नजर आ गया था, डर गई थी। सांप तो रोज ही नजर आते हैं, पहले तो तू कभी ना डरती थी, अब क्यों डर गई? ये आम सांप नहीं था, खतरनाक था, इसलिए डर गई थी। वो मेरे पास आ बैठा। कहने लगा, मरियम, तो इस बात से ना डर, मैं गरीब हूँ, पहाड़ी हूँ। मैंने अपना सामान तैयार कर लिया है। मैं शहर जाऊंगा और तेरे लिए बहुत सा रुपया कमा कर लाऊंगा। शहर के लोग अच्छे लगते हैं ना तुझे? तो शहर की चीजों की हसरत करती है ना? मैं ये सब चीजें तेरे लिए लाऊंगा। फिर तो करेगी ना मुझसे शादी? मैं जब लूटूं तो मेरे कपड़े भी शहरी बाबू के जैसे ही होंगे, पहचान ना सकेगी मुझे। नहीं अब्दुर्रहमान, तो शहर मत जा। मुझे शहरी चीजों की चाहत नहीं रही है। इन चीजों का भला मैंने क्या करना है, और शहर जाकर तो ने क्या करना है? हम तो यही रहेंगे, प्यार मोहब्बत से। तेरे यही कपड़े अच्छे हैं,
تو شہری بابو کے جیسے کپڑے نہ پہننا، ان کا لباس مجھے اچھا نہیں لگتا، ہمارا اپنا لباس ان سے زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد میری عبد الرحمن سے شادی ہو گئی اور پھر میں نے کبھی شہری لوگوں کی تمنا نہیں کی۔